स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं, जो बच्चे आना चाहेंगे एक्सेप्ट कर लें ताकि फिर उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है बस मुझे ये बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? यही बात आप माइक पे क्यों नहीं बोल सकते, चैट पे बोलते हैं आप लोग। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है आप क्लास के दौरान अगर कोई व्हाट्सएप पे चैट करता है या फिर सिग्नल पे अगर कोई चैट करता है। अनम्यूट करके बता दिया करें मुझे। अच्छा, अभी आप लोग का लास्ट टाइम पेपर हुआ था, कैसे हुआ पेपर? पेपर कैसे गया? आसान था, इजी था? कोई डिफिकल्टी या कुछ भी फीडबैक शो करना हो तो बताएं आप मुझे। मोहम्मद आसिम और मोहम्मद बिलाल हसनैन, मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, आप लोग बताएं ना मुझे। अच्छा, अगर नहीं बताना होता तो बस इतना ही बोल दे कि मैम हम नहीं बताना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। काइंडली पार्टिसिपेट कर लिया करें क्लास में। ओके, अगर किसी को मिड टर्म पेपर के हवाले से कुछ डिस्कस करना है या कोई बात करनी है तो 2 स्टूडेंट्स और भी आ गए, वरना ये है कि बस मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे उस असाइनमेंट का बता दें वन बाय वन। मोहम्मद आसिम आप बता दें पहले। मैम मेरी वॉइस आ रही है? जी बेटी आ रही है आपकी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? अब आ रही है, अब आ रही ओके। हाँ है। मैम मुझे, आप कुछ पूछ रही थी? जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी बिकॉज पेपर हुआ है ना अभी मिड टर्म, तो जी जी। अगर उस हवाले से कुछ पूछना है तो भी बता दें। और इसके अलावा मैंने असाइनमेंट दिए थे प्रीवियस क्लास में, तो आप बताएं कि आपने उसमें क्या क्या किया है। ओके मैम, ड्यू टू माय ऑफिस वर्क मैं जॉब करता हूँ, उसकी वजह से मैंने क्लासेस नहीं ली है, तो मुझे नहीं मालूम असाइनमेंट के बारे में भी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है? जी। आपका मिड टर्म कैसे हुआ है? मिड टर्म मैम बस सीनियर से हेल्प ली थी मैंने, जब मतलब पेपर के बारे में,
और कुछ मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मालूम भी था, तो उसी के हिसाब से मैं पेपर दिया मैंने। ओके, आप वही स्टूडेंट हो जो मुझे व्हाट्सएप पे बोले थे कि मैम मैं कॉल कर लूँ? नहीं नहीं मैम, मैंने नहीं कहा। ओके, तो बेटे आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि पहले भी मैंने सब बच्चों को ये बात बोली है, पर बच्चों ने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया। अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो आपको फाइनल में फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। अच्छा मैम, मैंने जी शुरू की क्लासेस ली थी, बीच की मिड की क्लासेस नहीं ली जस्ट। हाँ, मिड टर्म में इतनी सख्ती नहीं होती, पर फाइनल में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ठीक। मर्जी आपकी है, मैंने डिपार्टमेंट से ये बात पूछवाई है और डिपार्टमेंट में ही सारे टीचर्स ने यही बोला है कि बिल्कुल सख्ती होगी, नहीं बैठने दिया जाएगा। बिकॉज अब सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई है, क्योंकि थर्ड वेव आ गई है, आपको तो पता है ना ये बात। जी जी तो मैम बिल्कुल। इसका मतलब ये अब बच्चे क्लासेस नहीं लेंगे तो ये तो बिल्कुल अनजस्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको मैं बता दूं, मैंने वैसे भी सब बच्चों को बोला हुआ है कि प्लीज क्लास लें, वरना फाइनल टर्म में प्रॉब्लम होगी। ओके मैम, आई नाउ होप कि आप मिड टर्म क्लियर कर लें अगर आपने क्लास में ली तो, क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास ली है उनका ही पेपर सही हो सकता है, क्योंकि सारा क्लास बेस्ड था। जी मैम ठीक है, इंशाल्लाह अब जो क्लासेस होंगी आई विल मेक श्योर कि मैं सब क्लासेस लूँ। बाकी इंशाल्लाह, मिड टर्म मैंने अच्छा ही दिया मैम। लेट्स सी, पता चल जाएगा। वो अब तो लॉकडाउन लग गया है, तो अब तो ऑफिस नहीं होगा आपका, घर से ही होगा, तो आप प्लीज क्लास लिया हाँ करें। वर्क फ्रॉम होम है बट हमें जाना पड़ता है। बेटे देखिए मेरी बात सुनिए, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपने यहाँ पे भी तो एडमिशन लिया है ना, तो यहाँ से भी कमिटमेंट है। एग्जैक्टली मैम। तो यहाँ को भी कंसीडर करें, ऐसी जॉब में एंगेज हो कि उसके साथ आप यहाँ को भी मैनेज कर सकें। ठीक है? जी बिल्कुल मैम, सही कह रही ठीक हूँ। है, ये वेलकम। ओके, बिलाल हुसैन आप बता दें, बाकी बच्चों ने लेफ्ट कर दिया। मोहम्मद बिलाल हुसैन, उनका माइक म्यूट है। अनम्यूट करके मुझे बता दें असाइनमेंट के बारे में और मिड टर्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटे। वालेकुम। मैंने असाइनमेंट अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं असल में मैं फ्री नहीं होता, शॉप पे होता हूँ। शॉप है तो वहीं पे सूरत शहरी से 9 बजे से लेकर रात तक वहीं होता हूँ। टाइम ही नहीं मिला। कल से पेपर की क्लास अटेंड करता हूँ रेगुलरली बस। तो ये मैं तो असाइनमेंट जो असाइनमेंट तो लास्ट आप में केस दिया था ना, वो बस वो नहीं किया। मिड टर्म में केस नहीं किया आपने? नहीं नहीं, मिस उससे पहले जो केस दिया ना असाइनमेंट के लिए, वो आपने नहीं किया? वो मिस नहीं किया। नहीं, मैंने उसके बाद भी एक असाइनमेंट दिया था। केस केस तो बहुत पुरानी बात हो गई है, केस स्टडी वाली। उसका मुझे नहीं पता है। आप ग्रुप पे नहीं है क्या? ग्रुप में हूँ। तो बेटे क्या ग्रुप हाल पे जी? मैंने क्वेश्चन सेंड किया तो था, आप उसको देख तो लेते। मिस नहीं ख्याल किया। अभी देखे खोल के क्या दिया था मैंने। उसमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत तो आपको करनी होगी ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्लास में। एटलीस्ट जो मेरे मैसेजेस होते हैं उनको आप लोग स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि मैं मैसेज हमेशा असाइनमेंट के हवाले से और ऐसे ही करती हूँ ना। चलो बाकियों के तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वो तो नॉर्मल बातें होती हैं। तो आपको इस तरह से पता तो चलेगा कि क्या असाइनमेंट्स चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा। जी मैम ठीक कह रही हैं। मैंने मैम प्रीवियस असाइनमेंट्स किए हैं मैंने, जो बीच में आपने दिए थे ना वो मैंने किए हैं। बेटे आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, पेपर ही क्लियर नहीं होगा, सही से परफॉर्म नहीं करोगे, मार्क्स गंदे आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बोलती तो मैं ठीक हूँ, पर आप लोग फॉलो नहीं करते हो उसे। नहीं मैम, मैंने असाइनमेंट्स किए हैं, प्रीवियस असाइनमेंट जो आपने बीच में दिए थे मैंने किए, जस्ट लास्ट वाला नहीं किया, जो लास्ट वन है। वैल्यू चेन एनालाइज किया था। जी नहीं, वैल्यूज चेन एनालिसिस भी बहुत पुरानी बात है। हम पढ़ रहे थे जॉब एनालिसिस, ठीक है? और जॉब एनालिसिस के हवाले से ही मैंने आपको जो है ना असाइनमेंट दिया था, रिमाइंड करें। यस, तो याद आया वो वुमेन्स के रिलेटेड कुछ। किससे रिलेटेड? एएमएस साहब ने जॉब से रिलेटेड कहा था कि मतलब जॉब्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्वालिटीज वगैरह।
नहीं, मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा वो सॉल्व करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। नहीं किया। ये यहाँ पर मैंने ग्रुप पे सेंड किया हुआ है। इन योर ओपिनियन व्हाट इज मेंट बाय जॉबलेस वर्ल्ड, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय बिकॉज ऑफ इट। ये मैंने असाइनमेंट दिया था और मैंने बोला था कि इसको आप रीड करके और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको आंसर करेंगे। अगर मैं ये सवाल मिड टर्म में दे देती फिर आप क्या करते हैं? इसमें पास नहीं आ रही है वाला ग्रुप में। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ग्रुप पे ही सेंड किया है, एचआरएम के ग्रुप में। वही देख रहा हूँ, सारे असाइनमेंट की तस्वीरें आ रही हैं, ऊपर वो वैल्यू चेन आ रहा है। 24 अप्रैल के बाद है। पेपर कैसे हुआ है आपका? पेपर तो अच्छा हो गया। चलो वो चेक करने के बाद पता चलेगा। जैसे ये वैल्यू चेन के बाद वो डायरेक्ट वो आ रहे हैं, जो आपने पेपर भेजा तो वो आ रहे हैं, बस उससे पहले तो वो आ रहे हैं। बेटे आपको सही से सर्च नहीं कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सेंड किया है ग्रुप में और आपने नहीं किया, तो अभी आप मुझे इसको रीड करें जो मैंने आपको बताया और इसको सोच के मुझे आंसर मैं करें। दोबारा सेंड कर दूं। इन योर ओपिनियन ये व्हाट इज व्हाट इज meant by एम्बाय jobless world? मैंने दोबारा ग्रुप पे सेंड कर दिया, आप इसे देखें। What are the causes of it यस मींस and what are the challenges faced by because of it? हम्म, तो मैंने पूरा लेक्चर दिया था और इस टॉपिक को समझाने के बाद आपको जो है ना, क्या नाम है, ये असाइनमेंट भी दिया था कि आप अपना ओपिनियन शेयर करेंगे कि जॉबलेस वर्ल्ड होता क्या है। इतना आज इंटरेस्टिंग। जी आज इंशाल्लाह जमा करवा दूंगा। नहीं, मुझे जमा नहीं चाहिए, मुझे जमा से ज्यादा जो है ना पार्टिसिपेट करना होता है कि क्लास में मुझे कोई आंसर करे, उससे मुझे पता चलता है बच्चे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा। जमा में तो सारा कॉपी पेस्ट आप लोग डाल देते हैं। अभी आप इसको आंसर करें, क्वेश्चन को पढ़ा ना आपने, जी मिस। आंसर करो इसे। गलत बता दो, सही बता दो, जो भी समझ आ रहा है वो बताओ, पर एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो कि क्या समझ आ रहा है। प्रीवियस क्लासेस ली थी ना आपने? जी मिस। तो बेटे फिर मैंने लेक्चर दिया तो था, उसी से तो रिलेट है, आप अब बताएं मुझे। एक मिनट बेटा सब्र करिए। मैम कैन आई आंसर इट? यस बेटे आप बताओ, उसके बाद ही बताओ। मैम ये जॉबलेस की जो मतलब वर्ल्ड है, आई थिंक सो कि लिटरेसी रेट की वजह से ऐसा होता है। लिटरेसी रेट, और सेकंड थिंग ये कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से नहीं आता, मतलब फेवरेटिज्म बहुत चल रहा है आजकल हर जगह पर। और मतलब जब लिटरेसी रेट हाई नहीं होता तो कोई हायर एजुकेशन की तरफ आता नहीं है, उस तरह से पढ़ा नहीं जाता उनसे, फिर उस तरह की जॉब भी नहीं मिलती। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? वैसे ये बात ऐसा नहीं है, बट फिर भी आपने जो भी आपको समझ आया आपने आंसर किया है, आई अप्रिशिएट इट। और कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? और मैम फिलहाल तो यही है, कुछ आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये इकबाल, लैला इकबाल जो है, उम्मे लैला इकबाल, आप बताएं मुझे।
बेटे जवाब दे दें आप मुझे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ये लाला इकबाल को? देखिए एक टीचर बार बार पूछ रहा है और बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा, कितना इंसल्टिंग है बेटे। आपके फायदे के लिए पूछ रही हूँ, वरना मैं भी रिपोर्ट की तरह स्टार्ट हो जाऊं बस लेक्चर देना। पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और क्या नाम है, आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट आप लोग तो जवाब भी नहीं देते हैं। ओके आपके मैं 0 मार्क्स करूंगी। हम इस असाइनमेंट को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह या हो सकता है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस और कर लेंगे। अभी बच्चे भी कम है, बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ पर हैं। और हमने आज स्टार्ट करना था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। अच्छा आप लोग को पता है ये होता क्या है? पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटिंग, नहीं मैम, नहीं मालूम। कुछ तो आइडिया होगा इसके, इसको पढ़ने से, हर इंग्लिश का वर्ड पढ़ने से दिमाग में एक थॉट तो आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ, तो बताएं वो आपको क्या लग रहा है पढ़ के? कुछ तो मतलब होगा, हर चीज को पढ़ के कुछ थॉट आते हैं दिमाग में। मैम ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, पूरा एचआरएम ही इसलिए होता है, बट ये कौन से पोर्शन पे काम करती है मतलब? एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए पूरा एचआरएम ही जो है ना क्या नाम है डील कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को। कहीं पे सिलेक्शन हो रही है, कहीं पे क्या नाम है हायरिंग हो रही है, कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, कहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पे जॉब डिजाइनिंग हो रही है, यही सब हो रहा है ना एचआरएम में। ठीक जी है, जी सही है। या लेबर लॉ पे वर्क हो रहा है, पूरा एचआरएम तो इन्हीं चीजों पे बेस कर रहा है। पर ये किस किस पार्ट पे ये वर्क करती है, मतलब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है पर्सनल प्लानिंग और एंड रिक्रूटमेंट, तो ये कौन से पार्ट पे वर्क कर रही है, मतलब व्हाट द रोल ऑफ दिस, मतलब क्या रोल है पर्सनल प्लानिंग का एंड रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है पता है आपको? रिक्रूट मतलब रिक्रूट किया जाता है जो, आई थिंक, नहीं, इंटर्नशिप से तो इसका कोई लिंक नहीं है। बस रिक्रूट की बहुत सारी दो तीन चीज़ें माइंड में आ रही हैं कि जब मतलब हम कहते हैं कि रिक्रूट करते हैं कंपनीज वगैरह में, तो इस तरह का कुछ आ रहा है अभी। हाँ ठीक है, पर आप इसका मतलब तो बताएं। मैम इसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम। चलो, रिक्रूट का मतलब होता है यानी हायरिंग करना। ठीक। ठीक है, सही। तो ये यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से लोगों को, हम नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम भी वर्क कर रहे हैं तो फिर हम अपनी भी बात कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्या नाम है एम्प्लॉय को क्या नाम है सिलेक्ट करती है, रिक्रूट करती है। रिक्रूट मतलब हायरिंग, यानी पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, यानी कि भाई हमें किस तरह से हायरिंग करनी है। सही है। ठीक। अच्छा, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? मेन टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग और फोरकास्टिंग में यूज होती है, और उनको हम डिस्कस करेंगे, लिस्ट लिस्ट करेंगे कि हमारे पास आउटसाइड सोर्सेज क्या हैं कैंडिडेट्स की, एंड हम किस तरह से जो है ना एक अच्छा जॉब कैंडिडेट हायर कर सकते हैं, एंड हम अपना एक सही एड किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमारा एड प्रॉपर होगा, प्रिसाइज होगा, क्लियर होगा, तो ही हम जो है ना क्या नाम है
एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सही है। ठीक। एंड देन उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास हाउ टू रिक्रूट अ मोर डाइवर्स वर्कफोर्स। आजकल सबसे ज़्यादा बिकॉज क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटीज़ इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को दी जाती है। हर बंदा चाहता है कि कुछ नया है ताकि वो मार्केट शेयर कैप्चर करे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ठीक। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज, इसके लिए फिर आपके पास टैलेंटेड जो है ना एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एप्पल का पूरा थीम क्या है, क्रिएटिविटी है, तो वो फिर हायरिंग भी उस तरह से करते हैं, अपना स्टाफ भी उस तरह से डेवलप करते हैं कि वो क्रिएटिव थिंकर हो, ठीक है। मैं कल इंटरव्यू देख रही थी जॉब्स का, तो उन्होंने वो यही कह रहे, मतलब वो मैंने ब्रीफ सा देखा था, बट उन्होंने मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये बोली थी कि आई टेक 8 आवर स्लीप, ताकि मैं अगर दिन में 4 घंटे भी प्रोडक्टिव गुजार लूँ, यानी कि अगर मैं 4 भी सही प्रॉपर डिसीजन ले लूँ या इनोवेटिव डिसीजन ले लूँ या क्रिएटिव, वही मेरी कंपनी के लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे टन ऑफ डिसीजन नहीं लेने, मुझे यूजफुल डिसीजन लेने, यूजफुल कुछ प्लान या स्ट्रेटजीज वो करनी है। तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी, क्योंकि आप उससे ही जो है ना फ़ायदा हो सकता है आपके बिजनेस को, अगर आप मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे आगे चलते रहेंगे। डिसाइड व्हाट पोजीशन यू विल फिल थ्रू द पर्सनल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास वैकेंसी किस चीज़ की आई है, यानी हमारे पास कौन सी पोजीशन, कौन सी रैंकिंग खाली है, यानी कहाँ पर हमें किस डिपार्टमेंट में नीड है, हमें वेदर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टाफ की नीड है, या फिर हमें मार्केटिंग में नीड है, या प्रमोशन में है, या सेल्स में है, या एचआर में ही है, कहाँ हमारी वैकेंसी अराइज हो रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग करेंगे। फिर हम करेंगे जब हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमें यहाँ पर नीड है स्टाफ की, ठीक है, उसके बाद हम कैंडिडेट पूल बनाएंगे, यानी कि हम टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास किस किस तरह के लोग जो है ना, क्या नाम है, हमें कौन सा टैलेंट चाहिए, हमें जो है ना स्किल पीपल चाहिए, या हमें क्या नाम है क्रिएटिव पीपल चाहिए, या हमें एक्सपीरियंस पीपल चाहिए, या हमें फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए। जो पोजीशन है उसके लिए कौन कौन से स्किल लेवल या स्किल सेट जो है ना सुटेबल रहेगा, उनकी सीवीज को अट्रैक्ट करेंगे, ऐड देंगे। फिर हमारे पास एक नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आएंगे, नंबर ऑफ सीवी रिज्यूमे आएंगे, फिर उसके बाद उसको भी हम स्क्रीनिंग करते हैं ना। देन इसके बाद लिखा हुआ है हाउ कैंडिडेट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से कंप्लीट करेगा। आपने देखा होगा कि जो एड्स वगैरह होते हैं उसके पूरा प्रोसीजर बताया हुआ होता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कर लें या फिर डाउनलोड करके कोरियर कर लें, ये सब चीज़ें बताई हुई होती हैं। फिर किस तरह से उसकी स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, वो सब चीज़ें जो है ना, क्या नाम है, एक्सप्लेन करते हैं वो। ये सारा प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसे कोई रैंडम बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं कि जॉब आई बस एकदम से अचानक से ऐड दे दिया और फिर उसके बाद हायरिंग का नहीं पता और फिर उसके बाद करना क्या है, नहीं ऐसा नहीं होता, बाकायदा प्लानिंग होती है। क्योंकि अगर कंपनी इस तरह से करेगी तो कंपनी का लॉस बहुत होगा, उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, और वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी नहीं हायर कर पाएगी। एंड देन उसके बाद हमारे पास यूजिंग सिलेक्शन टेक्निक्स, यानी सिलेक्शन टेक्निक्स होते हैं हमारे पास। हर जॉब के अलग सिलेक्शन टेक्निक्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो थोड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, अच्छी पोस्टें होती हैं, उसका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मतलब ब्रॉड होता है, बिकॉज उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी उस तरह से होती है। तो टेस्ट भी दे रहे होते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन भी देखते हैं कि भाई किसी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखा जाता है। उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि यानी कि मेंटली तो ये बंदा ठीक है ना, क्योंकि अगर अनस्टेबल माइंड का है तो भी तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर सकता, गलत डिसीजन लेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन होती है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी उसको डिजीज तो नहीं है। अब आप यही देख लें कि हर जगह अब तो खैर कोविड की वजह से भी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। हर जगह जाओ तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब कोविड तो नहीं है, उसके अलावा फिर आपको एंट्रेंस मिल रही होती है या अलाउ किया जा रहा होता है। तो
फिजिकल एग्जामिनेशन में भी जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा होता है कि आप डायबिटीज तो नहीं है या हार्ट पेशेंट तो नहीं है या कोई किसी किस्म की जो है ना क्या नाम है बीमारी तो आपको नहीं है, बिकॉज इम्पॉर्टेंट होता है ना। एंड देन उसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब हु टू मेक एन ऑफर, फिर हमें किसको, ये सब करने के बाद जो हमारे पास पूल है उनमें से जो सिलेक्शन है उनको उस प्रोसेस से गुजारने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे हमें किसको ऑफर करनी है जॉब, ठीक है। by having a supervisor and perhaps the different on the team interview the candidate, ठीक है, कि किसको हम ऑफर करेंगे, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन इंटरव्यू टीम कंडक्ट करेगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। किस तरह से ये स्टेप्स हमारे पास हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, एंड फोरकास्ट करेंगे, यानी कि चीज़ों को प्रिडिक्टेबल करेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से हमारे पास इन फ्यूचर जो है ना ज़रूरत हो सकती है वैकेंसी की या क्या आगे सिचुएशन होगा। 100% प्रोडिक्शन हम नहीं कर सकते, बट कुछ अंदाज़ा ले सकते हैं जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो रिसर्च वर्क हुआ होता है उसके थ्रू, कि अगर अभी इस देखो अगर अभी 23% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सोचे इन द 13 ईयर्स या 5 ईयर या 2 ईयर्स क्या रेट चल रहा होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। बिकॉज कोई भी बिजनेस जो सरवाइव कर रहा होता है वहाँ पर कुछ चीज़ें उसे बहुत बैडली इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसमें हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, और क्या नाम है जो क्या नाम है इन्वायरमेंटल हो गई। जैसे फिलहाल तो हमें क्या नाम है इन्वायरमेंटल उसने बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक है। हमारे जो है ना हेल्थ सेक्टर, हमारी जो है ना क्या नाम है जो क्या नाम है हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी वजह से पूरी क्या नाम है बिजनेसेस को इतने बुरे से इम्पैक्ट किया है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उन सब का भी बड़ा अफेक्ट होता है हमारे बिजनेस पे। आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे इन अ प्रीवियस ईयर्स मैं खास जब नवाज शरीफ थे तब चाइनीज काफी इंटरेस्ट ले रहे थे, मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, मतलब बहुत सारी प्रोजेक्ट्स वगैरह में और बस बहुत सारी चीज़ों में। बट नाउ दे आर नॉट टेकिंग दैट मच इंटरेस्ट, बिकॉज व्हेन दे came in Pakistan and they know the situation of our business और हमारी सब चीज़ों का, तो उनका इंटरेस्ट लेवल काफ़ी हद तक कम हो गया। अब उस तरह से क्या नाम है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही जैसे नवाज शरीफ के दौर में हो रहा था, ठीक है। सी पैक भी स्टार्ट किया था, अब तो उसका काम मैं खास ऑलमोस्ट स्लो गया है, रुक गया है। मुझे ऐसे मुझे अभी सही से इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जैसे कि आजकल की मैं न्यूज़ में देख रही होती हूँ तो उसमें यही कह रहे हैं कि चाइनीज़ काफ़ी जो है ना अब इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। एंड इसके अलावा इटालियन एक ऑयल कंपनी थी, उन्होंने भी शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमी है, जो हमारे पास पॉलिसीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की, वो स्टेबल ही नहीं है बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करनी है, ताकि भाई वो एक अच्छे मार्जिन के साथ और एक अच्छे कॉस्ट पे जो है ना सेल कर सके और कॉम्पीट कर सके, ठीक है। तो वही उसे नहीं उसी को मतलब अचीव करने में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हैं ना। एंड देन इसके बाद जो है ना क्या नाम है हमारे पास है नंबर 2 में रिक्रूटमेंट। रिक्रूटिंग में क्या है, बिल्ड अ पूल ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। एक हम पूल बनाएंगे। पूल कैसे हो, आपने देखा जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐड आज के दिन में आया, ठीक है, ऐड में बोला कि आप ईमेल कर दें यहाँ पर सीवी, या फिर आप ये फॉर्म सबमिट कर दें, या इस तरह से चालान अपलोड कर दें इतने पैसों का, ठीक है। तो इस तरह से आप कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, मतलब 2000 3000 जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, तो ये एक पूल बन गया, यानी एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बन गए, एक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बन गए। देन उसके बाद वो कैंडिडेट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जाएगा, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है अब ये आप देखें ये इस तरह से क्या नाम है गुजर के जा रहा है। फर्स्ट वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना क्या नाम है
सेकंड में वो क्या करेगा, यूज सिलेक्शन टूल्स लाइक टेस्ट। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ये लोग फर्स्ट कंडक्ट करते हैं टेस्ट। टेस्ट में ही जब क्लियर नहीं होते तो वहीं पे जो है ना कैंडिडेट कट ऑफ हो गया, यहाँ से उसका लिंक ही खत्म, वापस बस यानी कि उसका लिंक ही खत्म हो गया। बट इफ द इंडिविजुअल क्लियर द टेस्ट तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह लेते हैं, कुछ लोग टेस्ट नहीं लेते, जैसे लोकल फर्म्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल कंपनीज होती हैं, दे आर जस्ट कॉल फॉर द इंटरव्यू और बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं और कह देते हैं ठीक है ज्वाइनिंग दे दें आप, ठीक है। बट अगर आप गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए अप्लाई करें तो वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट के बाद फिर उसके बाद जो है ना क्या नाम है, क्या होता है, सुपरवाइजर एंड अदर इंटरव्यू फाइनल कैंडिडेट टू मेक द फाइनल चॉइस, ठीक है। देन इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, जिसमें जो है ना जो पैनल बैठा हुआ होता है वो फाइनल डिसीजन लेता है, ठीक है। एंड देन वो कैंडिडेट बिकम द एम्प्लॉय। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो कैंडिडेट क्या बन जाता है, एम्प्लॉय बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस बताया हुआ है डायग्राम के थ्रू, तो ये आपको समझ आ गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सही है। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे, हम देखते हैं इनमें क्या क्या बता रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट और पर्सनल प्लानिंग, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और पर्सनल प्लानिंग में हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट पोजीशन द फर्म विल हैव टू फिल एंड हाउ टू फिल, ठीक है। कौन सी पोजीशन फिल करनी है और उसको किस तरह से फिल करना है, यानी वे क्या होना चाहिए, ऐड कहाँ पे देना है और कहाँ से किस किस्म का टैलेंट जो है ना क्या नाम है लेना है या नहीं लेना, हमें किस किस बैकग्राउंड का बंदा चाहिए, किस मिडिल क्लास बंदा चाहिए, कोई एलीट टाइप चाहिए, ये भी कहीं कहीं पे डिफाइंड होते हैं। जैसे कि कोई आप हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको चाइनीज आनी चाहिए या आपको जापानीज आनी चाहिए या आपको क्या नाम है इंटरनेशनल यानी कि इंग्लिश पे बहुत कमांड होना चाहिए। तो नॉर्मल जो लोग होते हैं जो मतलब उनको नहीं आ रहा होता, या तो वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हो या फिर उस बैकग्राउंड से भी लिंक करते हो, तो बहुत से लोग तो क्लास भी डिफाइन करते हैं कि हम इस क्लास के लोगों को ही क्या नाम है हायर करेंगे या इस बैकग्राउंड के लोगों को, बिकॉज उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो उनका फर्म होता है, ये जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है वो सेगमेंट को प्रोवाइड कर रही होती है। तो उन्हें ये होता है कि अगर हम इस तरह इस बैकग्राउंड से ही किसी को हायर करेंगे तो दे बेटर नो और अंडरस्टैंड द कस्टमर के व्हाट द बिहेवियर एंड परचेजिंग पैटर्न ऑफ दैट सेगमेंट, ठीक है। कि उस सेगमेंट का पैटर्न क्या है, चीज़ों को डील करने का उनका कल्चर क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे अब बलोच पीपल्स की बात करें तो अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जैसे कि जो बलोच नहीं होगा उसको ज़्यादा नो हाउ नहीं होगी, बट द बलोच जो भी होगा जो सेम कास्ट होंगे उनको ज़्यादा पता होगी कि हाउ देयर सिस्टम्स वर्क, ठीक है, कैसे इनकी चीज़ें वर्क करती हैं, इनकी नेसेसिटी क्या है, ये लोग किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, इनका टेस्ट या बिहेवियर क्या है या इनका क्या नाम है परचेजिंग बिहेवियर क्या है, तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस तरह से कंपनी को काफ़ी आसानी हो जाती है अपने कस्टमर को समझने में, बिकॉज कंपनी का सारी डीलिंग जो होती है वो अपने कस्टमर्स के साथ होती है, पीपल्स के साथ होती है, जिस सेगमेंट और जिस कल्चर को, जिस डेमोग्राफिक और जिस क्या नाम है लोगों को वो टारगेट कर रही होती है, उनको बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ता है पहले। तो जब वो बेटर अंडरस्टैंड करेगी तो फिर उसके बाद वो सेगमेंट्स जो है ना क्या नाम है उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेगी। सम टाइम अप्रोच डिफरेंट भी होती है, सम टाइम कन्विंस भी करती है कंपनी, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला देती है, इतनी ज़्यादा वो चीज़ कर देती है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करने शुरू करते हैं और सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है। ऐसा बहुत हुआ है, जैसे अभी आप वैक्सीन को ले लें, ठीक है, वैक्सीन को ले लें या पोलियो की वैक्सीन को ले लें, इसको लेके क्या माइंडसेट होता है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके हेल्थ साइड इफेक्ट है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये जो है ना इसके बहुत सारे नुकसान है, ठीक है, आपको नहीं लेनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है ना चीज़ें हैं, बिकॉज हमारे कल्चर में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम रेजिस्ट करते हैं। बट अब क्या करे गवर्नमेंट जो है ना कंपेन चलाया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, ठीक है,
और इस तरह से टूल्स यूज़ करें कि अवेयरनेस पैदा हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, ये तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जैसे शुरू में स्मार्टफोन आया था, ठीक है, स्मार्टफोन क्या होता था, सब समझते थे नहीं ये एक लग्जरी है, ठीक है, लग्जरी है, ये नहीं लेना, सब बटन वाला ही मोबाइल यूज करते थे। बट और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब सबने यूज करना शुरू किया तो फिर लड़के तो ले लेते थे पर गर्ल्स को अलाउ नहीं होता था। बट अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चीजें चेंज हो गई कि अब ज्यादातर फीमेल्स भी यूज कर रही है, मेल भी, और इनफैक्ट लग्जरी से ये अब क्या बन गई, नेसेसिटी बन गई है। बिकॉज सारे काम हमारे स्मार्टफोन पे हो रहे होते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, हम ऑनलाइन कनेक्टेड है। अब एट दिस मोमेंट मेरे ख्याल से अगर हम पेंडेमिक में चीज़ों को रन आउट करना चाह रहे हैं या चीज़ों को वर्केबल करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास तो सबसे पहले या एक लैपटॉप या मोबाइल तो लाजमी होना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये अब हमारे पास नेसेसिटी बन गई है। आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट चेंज हो गया है लोगों का। पहले लोग अगर सोचते थे 25-30 हज़ार या 35 हज़ार मोबाइल पे खर्च करना, मतलब वो उनकी बहुत महीनों की सेविंग होती थी, वो भाई इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतना बड़ा अमाउंट हम खर्च करें इस पे। अब लोग 50 हज़ार के, 60 हज़ार के, लाख तक के भी ले रहे हैं, क्योंकि एक चेंज आ गया है, एक माइंडसेट का ही डिफरेंस आ गया है। वो मिनी कंप्यूटर बन गया है, मिनी लैपटॉप बन गया है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, हाथ नहीं दुखता, इजी कैरी होता है, और आप जो है ना क्विकली सब काम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, आप जॉब के काम भी कर सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो कहीं भी बैठ के सर्च करके आप आराम से अपने काम कर सकते हो। तो वो कॉस्ट आपको मतलब पे ऑफ दे रही होती है, आपके काम बड़े सारे इजी हो जाते हैं। तो ये कंपनी ने एक चेंज लाया है, ठीक है, कंपनी ने जो है ना क्या नाम है, चीज़ों को चेंज किया है। जैसे इस पेंडेमिक ने भी एक ट्रेंड को चेंज कर लिया। बच्चे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है, फिजिकल पसंद करते हैं। शुरू में जब एचआर की भी क्लास थी तो सब बच्चे यही बोल रहे थे कि मैम हमें ऑनलाइन नहीं लेना, हमें फिजिकल ही लेना है, हमें फिजिकली लेना है। But now the pandemic is convincing us to switch on the online classes, ठीक है। तो ये एक pandemic का influence है, but it may be after this experience many people like the online classes। मतलब ये pandemic के phase के बाद गुजरने से बहुत से लोगों को अब अच्छा ही लगता होगा कि वो भाई online ही हो classes, because वहाँ पर convenience और flexibility बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप कहीं पे भी हो, आप बेड पे लेटे हुए हो, कहीं पे भी इनफॉर्मल लेटे हुए हो, आपका रेंट बच रहा है, आपको जो है ना प्रॉपर ड्रेसअप नहीं हो के यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ रहा है, आप कहीं भी बैठे हो, हैंड फ्री लगाए, मोबाइल ऑन किया और क्लास ले ली आपने, बहुत इजी, ठीक है। तो बहुत से लोग अब इसे डिसलाइक भी कर रहे हैं, बिकॉज मैंने अभी लास्ट टाइम न्यूज़ में पढ़ा था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द फेवर ऑफ रिमोट वर्क, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस वर्क उन्हें पसंद है कि भाई वो घर से ही काम करें। अब ज़्यादातर लोगों की फेवरेट ये हो गया है, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गया है, तो अब क्या होगा, अब लोगों के लिए ये कोई इतनी नई चीज़ नहीं होगी आफ्टर पेंडेमिक, बिकॉज दे यूज टू इट, ठीक है। उनके लिए ज़्यादा अब कन्वीनियंस इसमें होगी, वो ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करेंगी, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, क्योंकि लड़कियों को भी होता है कि यार घर से निकलने का प्रॉब्लम, लड़के सम टाइम ऑन जॉब, तो वो जॉब में भी लगा के हैंड फ्री लगा के क्लास सुन सकते हैं और ले सकते हैं, और वहाँ अपनी प्रेजेंस भी कर सकते हैं। तो एक बहुत प्लस पॉइंट है ये। तो ये क्या हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता माइंड चेंज हो रहा है। तो ये अब ये कह रहे हैं कि भाई हमको कहाँ नीड है एंड हाउ टू फिल इट, क्या चैनल वो करेगी, वो कहाँ पर ऐड देगी, वो कौन सी न्यूज़ में ऐड देगी, जंग में देगी, जॉन में देगी, इंटरनेट पे देगी, व्हाट्सएप पे देगी, कौन सा मीम टूल और मीम यूज़ करेगी, ठीक है, और फिर किस कैंडिडेट को करेगी। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में कभी कभी जॉब फेयर्स भी होते हैं। हमारे पास 1 मिनट का टाइम रह गया है, तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट में, पर मैं आपसे दोबारा लिंक शेयर करूँगी। अच्छा, टुडे वी हैव 2 सेशंस, बिकॉज रमज़ान की वजह से टाइमिंग पूरा शॉर्ट कर दिया है। एक सेशन को जो है ना उन्होंने सर अली रजा ने बोला था कि 2 सेशन जूम के 40-40 मिनट्स के आप ले लें, मतलब सब टीचर्स को ये बोला। तो हमारे 2 सेशन होंगे, पिछली बार मैंने 3 ले लिए थे, बट इट्स ओके, अच्छा रहा था। तो क्या मीम यूज करेगी, ठीक है, एंड देन इसके बाद आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में बहुत जगह आपके पास क्या आते हैं, जॉब फेयर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज से लोग आते हैं, डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, यानी कार कंपनीज आती है, बैंक कंपनीज आती है, इंश्योरेंस वाले आते हैं, क्योंकि मेरी भी यूनिवर्सिटी में हुआ था